जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए श्रम कानूनों की, यानी न्यू लेबर कोड्स की। इन्हें देश के लगभग 44 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 कोड्स में बदलने के एक बड़े वादे के साथ लाया गया था। वादा था कि सब कुछ सरल हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे पास जो एक विस्तृत विश्लेषण है वो इन कोड्स की परतों को खोलता है और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दावा ये है कि इस सरलीकरण की प्रक्रिया में जो तराजू का पड़ला है वो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक गया है। तो आज का हमारा मिशन इसी सवाल के तह तक जाना है। क्या ये कानून भारत को भविष्य के लिए एक लचीली वर्कफोर्स देंगे या फिर एक असुरक्षित वर्कफोर्स? चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं। तो इस विश्लेषण में जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो सीधे सीधे नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी है। छटनी यानी रिट्रेंचमेंट के नियमों में एक ऐसा बदलाव किया गया है जिसका असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जो 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, उसके तहत अगर किसी कंपनी में 100 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें किसी भी तरह की छटनी, ले ऑफ या फैक्ट्री बंदी के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर था ताकि कंपनियां अचानक से बड़े पैमाने पर लोगों को न निकाल सकें। एकदम सही कहा, एक सुरक्षा कवच की तरह था। अब जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है, उसमें इस सीमा को 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर सीधे 300 कर दिया गया है। 100 से सीधा 300? हाँ, इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि अब 299 कर्मचारियों तक वाली कोई भी फैक्ट्री या कंपनी बिना सरकारी इजाजत के कर्मचारियों को निकाल सकती है। हाँ, या अपना ऑपरेशन बंद कर सकती है। उन्हें बस जो तय मुआवजा है वो देना होगा। लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जाता है कि पुराने कानून इतने सख्त थे कि कंपनियां लोगों को नौकरी पर रखने से ही डरती थी कि अगर बिजनेस नहीं चला तो हम इन्हें निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या ये बदलाव उस डर को कम करने के लिए नहीं है? ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा तर्क है और विश्लेषण इस बात को नकारता नहीं है, लेकिन वो एक दूसरा सवाल पूछता है, किस कीमत पर? इस बदलाव से जो स्थिति बनती है उसे विशेषज्ञ हेडकाउंट बेस्ड सिक्योरिटी कह रहे हैं। हेडकाउंट बेस्ड सिक्योरिटी मतलब आपकी नौकरी की सुरक्षा आपकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं। अगर 399 है तो सुरक्षा कम है, अगर 301 हो गए तो ज्यादा है। ये तो थोड़ा अजीब है। और विश्लेषण का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइवलीहुड की जो भावना है उसके खिलाफ जा सकता है। तर्क ये है कि नौकरी की सुरक्षा एक मूल अधिकार की तरह होनी चाहिए, न कि कंपनी के आकार पर आधारित कोई सुविधा। तो संतुलन बिगड़ गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, संतुलन नियोक्ता की तरफ ज्यादा झुक गया है। नौकरी की सुरक्षा से ही जुड़ा एक और बड़ा बदलाव है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर। इसे अब लगभग हर सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक बदलाव है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक निश्चित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी, जैसे 6 महीने या 1 साल के लिए। हाँ, 6 महीने, 1 साल, यहाँ तक कि कुछ हफ्तों के कॉन्ट्रैक्ट पर भी। पहले यह कुछ ही सेक्टरों में था, लेकिन अब नए कोड इसे हर जगह कानूनी मान्यता देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां अब किसी को भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही नौकरी खत्म। बिल्कुल, और इसे छंटनी भी नहीं माना जाएगा। तो फिर परमानेंट जॉब का क्या होगा? यही तो सबसे बड़ी चिंता है। इससे परमानेंट जॉब का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। कंपनियां ग्रेच्युटी और दूसरे लॉन्ग टर्म फायदों से बचने के लिए बार बार छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रख सकती है। मतलब कोई सालों तक एक ही कंपनी में काम करता रहे, हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर, लेकिन वो कभी परमानेंट नहीं कहलाएगा। हाँ, यही संभव है। देखिए, पुराने न्यायिक सिद्धांतों के तहत अगर कोई स्थायी प्रकृति के काम पर सालों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर है तो अदालतें उसे डीम्ड परमानेंट मान लेती थी। अच्छा, पर नया कानून इस धारणा को कानूनी तौर पर कमजोर करता है। तो नौकरी की सुरक्षा तो एक पहलू हुआ, लेकिन जो नौकरी बची है उसमें हाथ में आने वाले पैसे का क्या? विश्लेषण में वेतन के नियमों पर भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। ये जो 50% अलाउंस का नियम है वो क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। वेजेस कोड कहता है कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी में जो भत्ते होते हैं, मतलब अलाउंसेस, जैसे HRA, स्पेशल अलाउंस वगैरह, हाँ, वो सब कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी ही चाहिए।
सैद्धांतिक तौर पर तो ये कर्मचारी के हक में लगता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेचुइटी तो बेसिक सैलरी पर ही कटते हैं। बिल्कुल, और यही सरकार का तर्क भी है कि इससे कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित होगा। तो फिर इसमें समस्या क्या है? समस्या है इसका तत्काल असर। अगर किसी की बेसिक सैलरी बढ़ाई जाएगी तो उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर उसकी इन हैंड सैलरी पर पड़ेगा। मतलब जो पैसा जेब में आता है वो कम हो जाएगा। ओहो, यानी लंबी अवधि में तो फायदा है, पर आज जेब में पैसा कम आएगा। यही दुविधा है। आज के समय में जहां लोगों की ईएमआई और दूसरे खर्चे हैं, वहां टेक होम सैलरी में कटौती एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ये तो वाकई एक मुश्किल स्थिति है। विश्लेषण का सुझाव है कि इस 50% की सीमा को थोड़ा और लचीला बनाया जा सकता था। इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज के अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है गिग वर्कर्स, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स, कैब ड्राइवर्स। उन्हें पहली बार इन कोड्स में कानूनी पहचान तो मिली है, पर क्या उन्हें सुरक्षा भी मिली? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित करता है। ये एक अच्छा कदम है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है। हाँ, वो कैसे? कोड ये तो कहता है कि सरकार इनके लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाएगी, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन, लेकिन ये सब कुछ योजनाओं और नोटिफिकेशंस पर निर्भर करेगा। मतलब ये कानूनी हक नहीं है? नहीं, विश्लेषण में इसे अधिकार आधारित सुरक्षा बजाय स्कीम आधारित लाभ कहा गया है। स्कीम आधारित लाभ मतलब ये सरकार की नीति पर एक तरह की कृपा होगी, ना कि कानूनी हक जिसे कोर्ट में जाकर लागू करवाया जा सके। ठीक यही बात। उनकी सुरक्षा इस पर निर्भर करेगी कि सरकार कब योजना नोटिफाई करती है, उसके लिए बजट कितना रखती है और उसे लागू कैसे करती है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं और ये सब गिग इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और दूसरी तरफ उसी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी वर्कर्स को कानूनी तौर पर अधर में छोड़ दिया गया है। आपने बिल्कुल सही विरोधाभास पकड़ा है। यह इन कोड्स के एक केंद्रीय विषय से जुड़ता है, जोखिम को कर्मचारी की तरफ धकेलना। ये जो जोखिम को कर्मचारी की तरफ धकेलने की बात है, ये सिर्फ नौकरी या सैलरी तक ही सीमित नहीं है ना? विश्लेषण में सरकार और यूनियनों की शक्तियों में भी बड़े बदलावों का जिक्र है। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर चिंता है। चारों कोड्स में समुचित सरकार को बहुत ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो जनहित में किसी भी इंडस्ट्री या संस्थान को इन कानूनों के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सरकार किसी भी कंपनी को कह सकती है कि आप पर ये कानून लागू नहीं होंगे? सैद्धांतिक रूप से हाँ। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम जैसे सुरक्षा मानक या काम के घंटे उन्हें कानून का हिस्सा बनाने के बजाय बाद में तय करने के लिए छोड़ दिया गया है। मतलब ये कि सरकार बाद में नियमों के जरिए उन्हें तय करेगी। विश्लेषण में इसके लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ट्वाइलाइट जोन। ये सुनने में बहुत भारी शब्द हैं, सरल भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, इसे ऐसे समझें कि सरकार ने एक घर का ढांचा तो बना दिया, लेकिन हर कमरे में कौन सा फर्नीचर आएगा, दीवार का रंग क्या होगा, ये सब बाद में तय करने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा। इससे कानूनी निश्चितता कम हो जाती है और हर राज्य अपने अपने हिसाब से नियम बना सकता है, जिससे एकरूपता भी खत्म हो जाती है। और कर्मचारियों की जो सामूहिक आवाज होती है यानी ट्रेड यूनियन है, उनकी शक्ति का क्या? उनकी शक्ति को भी काफी हद तक कम किया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत अब किसी भी इंडस्ट्री में हड़ताल करना बहुत मुश्किल बना दिया गया है। कैसे मुश्किल बना दिया गया है? हाँ, हड़ताल से 60 दिन पहले एक एडवांस नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बीच में कोई सुलह की प्रक्रिया चल रही है तो आप हड़ताल कर ही नहीं सकते। तो क्या ये कहना सही होगा कि व्यक्तिगत कर्मचारी के अधिकार कमजोर करने के साथ साथ सामूहिक तौर पर अपनी बात रखने की शक्ति भी घटाई जा रही है? विश्लेषण का निष्कर्ष यही है। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन और मान्यता के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। इन सब का मिला जुला असर ये है कि कर्मचारियों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इसे नियोक्ता अनुकूल कानून कहा जा रहा है। हाँ, कई विशेषज्ञ तो इसे भारत का अब तक का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर फ्रेंडली श्रम कानून कह रहे हैं। तो ये तो हुई समस्याओं की बात। क्या विश्लेषण में कुछ सुधार के रास्ते भी सुझाए गए हैं? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्लेषण सिर्फ आलोचना नहीं करता, बल्कि ठोस सुझाव भी देता है। जैसे एक प्रमुख सुझाव है कि छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की जो सीमा है, जो 300 कर दी गई है, हाँ,
उसे 300 से घटाकर वापस 100 कर्मचारियों पर लाया जाए। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या इससे छोटी कंपनियां नई हायरिंग से डरेंगी नहीं? हम वापस उसी पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच जाएंगे? ये एक जायज सवाल है और विश्लेषण में ये तर्क दिया गया है कि सुरक्षा और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना संभव है। शायद इसका समाधान 100 या 300 की एक संख्या तय करने में नहीं, बल्कि एक ज्यादा आधुनिक प्रणाली बनाने में है। जैसे एक तेज और पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जा सकती है जहां छटनी की अर्जियों पर सरकार जल्दी फैसला ले, या फिर कर्मचारियों के लिए एक मजबूत रीस्किलिंग और बेरोजगारी बीमा का तंत्र बनाया जाए। अच्छा, ताकि नौकरी जाने पर भी वो तुरंत सड़क पर ना आ जाएं। बिल्कुल, सुरक्षा कवच को हटाने की बजाय उसे और बेहतर और आधुनिक बनाया जाए। और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट या गिग वर्कर्स के लिए? फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम बनाने का सुझाव है, जैसे एक न्यूनतम कार्यकाल तय किया जाए। और गिग वर्कर्स के लिए सुझाव है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को स्कीम आधारित न रखकर अधिकार आधारित बनाया जाए, जिसमें कंपनियों का योगदान अनिवार्य हो। तो अगर हम अपनी शुरुआती बहस पर वापस जाएं कि ये कोड्स एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स बना रहे हैं या एक असुरक्षित वर्कफोर्स, तो इस पूरे विश्लेषण का झुकाव किस तरफ है? सार क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कोड कानूनों को सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास तो करते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन इस प्रक्रिया में वे लगभग हर मोड़ पर कर्मचारी की सुरक्षा से समझौता करते हुए दिखते हैं, जोखिम को नियोक्ता से कर्मचारी की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। तो असल में इन कोड्स का सबसे बड़ा असर ये है कि ये जोखिम को कर्मचारी की तरफ धकेल देते हैं, चाहे वो नौकरी जाने का जोखिम हो, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न होने का जोखिम हो, या सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहने का जोखिम हो। सही कहा, छटनी आसान हो गई, स्थायी नौकरी की अवधारणा कमजोर हो गई, यूनियनों की शक्ति घट गई और गिग वर्कर्स को भी आधा अधूरा संरक्षण मिला है। ऐसा लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कीमत कर्मचारी की ईज ऑफ लिविंग से वसूली जा रही है। यह इस विश्लेषण का बिल्कुल सटीक सार है। कोड आधुनिक दिखते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में वो कर्मचारी हितैषी होने की भावना की कमी महसूस होती है। निष्कर्ष यही है कि इन्हें राष्ट्रव्यापी पूरी तरह से लागू करने से पहले इन पर एक व्यापक पुनर्विचार और महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। ये वाकई एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विश्लेषण है। कानूनों का उद्देश्य संतुलन बनाना होता है, लेकिन यहाँ संतुलन स्पष्ट रूप से एक तरफ झुकता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल हमारे मन में भी है और हम चाहते हैं कि इस पर विचार किया जाए। क्या भविष्य का काम अनिवार्य रूप से असुरक्षित ही होगा, या हम तकनीक और लचीलेपन को अपनाते हुए भी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत और आधुनिक सुरक्षा कवच बना सकते हैं? ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।